परीक्षाएं चल भी रही हैं और परीक्षाएं कुछ खत्म भी हो गई हैं, परीक्षा फल आ रहे हैं। यह जो परीक्षा शब्द है, इसको लेकर के इतना भय परीक्षार्थी के मन में होता है कि कई बार होता है कि पढ़ाई नहीं किया, खेल कूद में रह गया, और परीक्षा जब हो गई तो रिजल्ट में कम अंक आने के लिए कभी अपने को, कभी गार्जियन को, कभी स्कूल को दोष दे करके अपने से मुक्ति पाना चाहता है। और कई बार यह होता है कि उसने जो नंबर अपेक्षा की थी, जो उम्मीद की थी कि इतने अंक आएंगे, उतना नहीं आया। इसकी वजह से गार्जियन दुखी हो जाते हैं, अभिभावक दुखी हो जाते हैं, बच्चा भी इतना दुखी होता है कि अवसाद में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसी सोसाइटी की गीता है, और गीता में यह कहा गया है कि कर्मण्यवादिका रस्ते मा फलेषु कदाचनम। आप कर्म करिए, पर इच्छा जो है वह तो दूसरा कोई मूल्यांकन कर रहा है, वह सही और गलत का निर्णय करेगा कि क्या आपको उसमें अंक मिलना चाहिए। वह अंक मिलता है, और आमतौर पर शिक्षक, टीचर ऐसे नहीं होते हैं कि आपने लिखा और आपको अंक नहीं दें। अपवाद, गलतियां सब जगह होती हैं, अपवाद सब जगह होते हैं, होता होगा ऐसा। लेकिन हम अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए टीचर पर दोष मढ़ देते हैं, गार्जियन पर दोष मढ़ देते हैं कि ट्यूशन नहीं कराया, फला ट्यूशन कर रहा था इसलिए ऐसा हुआ, फला कोचिंग कर रहा था इसलिए उसका रिजल्ट इतना बढ़िया आया। वस्तुतः हम अगर पढ़ाई ठीक से करें तो वह पढ़ाई ही हमको अच्छे अंक लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें दे देती है। परंतु आजकल तो गैजेट्स का ज़माना है, हमारे हाथ में मोबाइल है, गार्जियन ने भी कभी लाड़ से, कभी दुलार से, कभी बच्चे के रूठने से मोबाइल थमा दिया है, टीवी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि वो इंगेज है। नतीजा ये होता है कि पढ़ाई के समय पता चलता है कि जहाँ हमने तो ये तैयारी नहीं की। अब उस परीक्षा के भय से बचने के लिए कभी गार्जियन को झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रही है, कभी टीचर के साथ झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रही है। और जब दोनों का भय बढ़ जाता है तो बच्चा अचानक जो है चुप हो जाता है और पूरी दुनिया से अपने आप को काट लेता है। खराब अंक आने पर शायद ही कोई परिवार हो, शायद ही कोई माँ बाप हो जो गुस्सा नहीं करता हो या बच्चे से एक्सपेंशन नहीं पूछता हो। इसके भय से भी बच्चा डिप्रेशन में जाता है, वो डिप्रेशन कंटिन्यू कर जाता है। हम जिस सोसाइटी में हैं उस सोसाइटी में इस तरह के मानसिक रोगों के लिए, मानसिक बीमारियों के लिए, मानसिक तनाव के लिए यह अपराध माना जाता है, यह बेइज्जती मानी जाती है, अपमान माना जाता है कि हम जा कर के जो इसके एक्सपर्ट्स हैं उनको दिखाएं। नतीजा यह होता है कि बच्चा हम गंवा बैठते हैं, या बच्चा अपनी पूरी ज़िंदगी गंवा बैठता है, या बच्चा अपना पूरा भविष्य गंवा बैठता है। आइए बीच बहस में इसी मुद्दे पर आज चर्चा करते हैं। हमारे साथ जो खास एक्सपर्ट्स हैं, जो शिक्षक भी हैं, प्रधानाध्यापक भी हैं और मनोचिकित्सक भी हैं, क्यों है, क्या है, कैसे हम इसको डील कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी तारे ज़मीं पर, उसमें बच्चे को सचमुच में समझ में नहीं आता है और गार्जियन को यह बात समझ में नहीं आती कि बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, इसलिए वो समझ ही नहीं पा रहा है। उसके दिमाग में यह है ही नहीं कि इस तरह का भी हो सकता है कि बोर्ड पर अक्षर नाचने लगे। इसलिए हमारे साथ मनोचिकित्सक हैं जो इसके विशेषज्ञ हैं, वो भी बताएंगे। हमारे साथ शिक्षक से प्रधानाध्यापक तक पहुँचे लोग हैं, वो भी बताएंगे। तो परिचय करा दूँ मैं पहले आपसे। मेरी बाईं ओर डॉक्टर संजय मुंडा जी हैं, स्वागत है आपका, मनोचिकित्सक हैं यहीं से। नमस्कार। उनकी बाईं ओर मनोहर लाल जी हैं, प्रधानाध्यापक हैं गुरु नानक हाई स्कूल के, स्वागत है आपका, नमस्कार। उनकी बाईं ओर नीता पांडे जी हैं जो कैम्ब्रियन स्कूल की प्रधानाध्यापिका हैं, नमस्कार, जोहार सबको। नीता जी, आप ही से मैं आरंभ करता हूँ। आप माँ भी हैं और माँ बच्चे को बाप की तुलना में, पिता की तुलना में ज़्यादा समझती है, प्रधानाध्यापिका भी हैं, शिक्षिका भी रही हैं। आप ये बताइए कि ये परीक्षा जो है वो भय क्यों उत्पन्न करता है लगभग सबके मन में। परीक्षा तो होनी ही होनी है, साल गुजरने के बाद परीक्षा होनी है, लेकिन ये परीक्षा एंजॉय करने का माध्यम नहीं बन करके भय क्यों पैदा करता है? परीक्षा भय पैदा करता है लगभग हर विद्यार्थी में, लेकिन खास करके उन विद्यार्थी में जो साल भर नहीं पढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि
ये कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं लिख लूंगा। बच्चे अगर ये समझ जाते कि मैं नहीं पढ़ा हूँ तो मैं नहीं लिखूंगा, तो बस उसके बाद जब आखिरी पल आता है तो उनको लगता है कि जैसे एकदम तुरंत सारा चीज़ हो जाए, वो कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, नर्वस हो जाते हैं। उनको पता है कि वो नहीं परफॉर्म कर पाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, तो वो एक डर तो हो ही जाता है और एक फोबिया हो जाता है उनके अंदर, जिसको एग्जाम फोबिया हम लोग कहते हैं। नहीं, परीक्षा ये पढ़ाई के दौरान शिक्षक शिक्षिका खास करके वो तो देखती हैं, शिक्षक देखते हैं कि बच्चा कहाँ पर है, किस स्तर पर है, और बीच बीच में पेरेंट्स मीटिंग होती है तो उस पेरेंट्स मीटिंग में भी बताते हैं, तो वो एक मूल्यांकन तो चलता रहता है, हाँ। अनवरत चलता रहता है। तो इससे बच्चा कहाँ खड़ा है, बच्चा भी अगर इससे कन्विंस हो और गार्जियन भी कन्विंस हो तो ये जो अवसाद की, आत्महत्या की प्रवृत्ति आती है, तो हमको लगता है कि इसको रोका जा, कंट्रोल किया जा सकता है शायद। हाँ, अगर गार्जियन और देखिए, शिक्षा के लिए गार्जियन, बच्चा और स्कूल तीनों ही जिम्मेवार हैं कि अच्छी तरह से बच्चे को शिक्षा मिले। अगर टाइम टू टाइम इंटरेक्शन होते रहे, बच्चे बताते रहें गार्जियन को, गार्जियन मिलते रहें, तो बहुत हद तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। लेकिन अभी के समय में गार्जियन इतने बिजी हैं कि बहुत बार मीटिंग्स में होते हैं कि परसेंटेज गार्जियंस नहीं भी आते हैं और डार्क में हैं गार्जियंस। बच्चे को लग रहा है कि हम नहीं बताएं किसी को, और जब लास्ट स्टेज आता है तो जाहिर है कि डर भी ज़्यादा होगा, पेरेंट्स भी शॉक्ड हो जाते हैं, तो डेफिनेटली इंटरेक्शन से ज़्यादा बच्चा रिलैक्स्ड रहेगा। लेकिन एक प्रेशर जो है वो रहता है बच्चों पर, क्योंकि क्लासरूम प्रेशर है, प्रेशर टू परफॉर्म जो परीक्षा के समय मतलब आ ही जाता है। मनोहर लाल जी, एक जो पढ़ाई की पद्धति अपने यहाँ जो है, जिस पर बहुत सारे प्रयोग हुए, गांधी जी से लेकर के गिजू भाई, बहुत सारे लोगों ने प्रयोग किए और एक से एक रिपोर्ट आई, और इसीलिए मुझे लगता है कि परीक्षाएं हटा भी दी गई थी सीबीएसई में भी, फिर परीक्षा ले आई गई। तो ये हटा देना फिर ले आना, ये हमको लगता है सॉल्यूशन नहीं है। हमको लगता है कि पढ़ाई में कम्युनिकेशन जो होना चाहिए, टीचर के साथ डायलॉग जो होना चाहिए, टीचर बच्चे को समझे, बच्चा टीचर को समझे, और उसको कहीं लगता है कि हमारे साथ कुछ छूट रहा है तो वो पूछ सके, ये हिम्मत हो और टीचर ये हिम्मत जुटाएं। सीबीएसई ने इस संदर्भ में बहुत सारे प्रयोग किए हैं। अभी जो लास्ट 3 सालों से सीबीएसई ने प्रयोग किया था, जैसे हमने कहा, एक अनवरत कंटिन्यूअस कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन स्टार्ट किया। इसमें जो एग्जामिनेशन फोबिया को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी कि बच्चे को एक अच्छा माहौल दिया जाए, और साल भर में वो हर 2 महीने में 6 महीने में कुछ ऐसे एग्जामिनेशन मैंने फॉर्मेटिव और समेटिव सिस्टम शुरू किए गए कि बच्चों में एक तरह से जो परीक्षा का भय ख़त्म हो। अब इसमें इस जो सीसी पैटर्न जो चला, ये पैटर्न हमें बोरो करना पड़ा जो विकासशील देश थे, और हमारे अब जो विकसित देश से कह सकते हैं जो, और बट हमारे संदर्भ में ये कहीं कहीं काम नहीं कर पाया, जिसके कारण सीबीएसई को इसको रोल बैक करना पड़ा। बट ये सिस्टम बहुत अच्छा था, ये सिस्टम प्रभावी भी रहा बहुत जगह पर, पेरेंट्स भी काफ़ी खुश थे। बट कहीं ना कहीं हम स्टेप करना चाहिए छोटा सा, ये प्रयोग स्टेट गवर्नमेंट्स के स्कूल्स में भी हुए, उनके जो है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हुए। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं, या सीबीएसई इसको कहते हैं, आईसीएसई कहते हैं, वहाँ पर ये चला, और किसी ने यह मांग नहीं की, मुझे जहाँ तक याद है, किसी प्रिंसिपल ने यह मांग नहीं की, हेडमास्टर ने नहीं मांग की कि इसको हटा दिया जाए। वहाँ मूल्यांकन होता रहा, लेकिन यहाँ पर जो है मूल्यांकन, यह मान लिया गया कि सालाना परीक्षा जो होगा या छमाही जो होगी बस वही होगा। तो दोनों में हमको लगता है फर्क है। जी, तो इसमें देखिए, सबसे पहले क्या जानना जरूरी है हम लोग को, शिक्षा में एक ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है, कोने में एक शिक्षक बैठा हुआ है, एक में छात्र है, और एक में एक में अभिभावक लोग हैं, एक में स्कूल, और बीच में एक छात्र है। ट्रायंगल के बीच में जो केंद्र बिंदु कहते हैं, तीनों का केंद्र बिंदु छात्र है। अब वो छात्र है, तीनों का लोड ले रहा है हमारे पास। उसमें एक सिस्टम जो सीबीएसई ने कहा कि पहले आपने कहा कि पहले सिस्टम 1 साल में पढ़ाई होती थी, अब ये जो सिस्टम बना है, तो पहला तो जो सीसीजी पैटर्न हुआ है, ये पूरे या तो पूरे थ्रू आउट इंडिया में एक समान पद्धति होनी चाहिए थी। बहुत जैसे आपने कहा स्टेट बोर्ड में, स्टेट बोर्ड ने इस लागू करने में थोड़ी पीछे हो गए, सेंट्रल बोर्ड ने शुरू किया, आईसीएसई बोर्ड ने अभी भी पीछे थी वो। तो एक उसके बाद पेरेंट्स में एक तब भय हो गया, पेरेंट्स को एक सिलेक्शन की बात हो गई कि मैं आईसीएसई में जाऊं जहां पर सीसी पैटर्न नहीं है वो अच्छा है, कि मैं जो स्टेट बोर्ड में जाऊं कि मैं सीबीएसई बोर्ड में जाऊं। एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो इसलिए मैंने इसमें किसी, जैसे हम सीबीएसई वाले स्कूलों ने बहुत उन्होंने नहीं कहा कि इसको हटाया जाए, कि मांग भी नहीं की, बट जो अभिभावक हैं उनमें थोड़ी सी बेचैनी हुई कि एक प्रतिस्पर्धा जो है बनती थी वो बच्चों में कमी होने लग गई।
यहाँ के हमारे जो इंडिया के कंटेस्ट के हिसाब से। नहीं, प्रधानाध्यापक के रूप में आपको क्या लगा, सचमुच जो कम हो रहा था क्या? नहीं, ये माने एक तरह से कम हो रहा था, माने बच्चों पर दबाव कम हो रहा था, और बच्चों पर दबाव कम था बट शिक्षकों पर दबाव ज़्यादा हो गया था उसमें, अभिभावक पीछे दौड़ रहे थे। बच्चों पर जो टेंशन था वो कम हो गया था इस पैटर्न से कि बच्चे रिलैक्स, हाँ बच्चे रिलैक्स हो गए थे, क्वालिटी डाउन हो गई थी। अच्छा, क्वालिटी थोड़ी फर्क हो गई थी, जो बच्चों में एक आपस में कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धा होती वो कम हो गई थी। बच्चे तो जान गए थे हमें पास तो करना है, सीसी पैटर्न में पास कर जाऊंगा, वो पढ़ने की जो थी उनकी क्यूरियोसिटी कुछ कम हो गई थी। आपके यहाँ भी सीबीएसई में भी? सीबीएसई में भी थोड़ी कम हो गई थी। और बच्चों में क्या था कि जैसे बच्चा को 90% मार्क्स ले आ रहा, कोई 95 कोई 96 ला, सबको एक ही हम लोग एक ही ग्रेड में आने लगे थे बच्चे। तो बच्चे अपने आप को देखते हैं मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो वो बच्चे अपने स्टैंड नहीं कर पा रहे थे कि मैं कहाँ अपने आप को हूँ। पेरेंट्स भी लगता था कि बच्चा तो सारे बच्चे सारे एक ही ग्रुप में आ गए, तो वो भी कहीं ना कहीं मैंने डायलेमा में रहते थे। तो इसलिए पेरेंट्स लोगों ने ज़्यादा डिमांड करना शुरू की कि नहीं पुरानी वाली पैटर्न ही अच्छा है। तो उस तरह से बात हुई। बट एज ए हम लोग स्कूल की तरफ से कहें तो कुछ टेंशन स्कूल का कम हुआ था बच्चों पर उस तरह से कहें सीसी पैटर्न में। ये फिर वापस ले आया गया है। ये अब देखिए आगे अब इसमें क्या इसके आगे परिणाम होंगे, दोनों में कंपैरिजन और तुलना होगी, फिर स्टडी होगी। इसमें एक्सपेरिमेंट तो होते ही रहते हैं, आगे और भी एक्सपेरिमेंट होंगे इसमें, जो बच्चों के लिए जैसे का जो ट्रायंगल है बच्चा हमारा केंद्र बिंदु है कि बच्चों में जो ये एक्टिविटी जो आपने कहा अवसाद का कारण है, इसे कम कैसे किया जाए। इसमें भी सीसी पैटर्न में ही लोगों में अवसाद आने लग गया था। जो बहुत अच्छे बच्चे थे उनको लगा कि हम मेरे साथ में वो दूसरे बच्चे भी आ गए, वहाँ यहाँ पर अवसाद किसी और तरीके से अवसाद था। तो ये उसको हम लोग गैप करना है, और भी इसमें बहुत सारे अभी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। चलिए डॉक्टर संजय मुंडा से पूछते हैं कैसे अवसाद कम हो सकता है, अवसाद के क्या निवारण हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए अवसाद डिप्रेशन जब हम बात करते हैं, और जब आज जो आप परिचर्चा कर रहे हैं ये आत्महत्या सुसाइड को लेकर के जैसे कर रहे हैं, और कारण बिंदु में परीक्षा या परीक्षा फल दोनों को ले लेते हैं, तो आप देखिए 4 शब्द हैं आ अक्षर के, काफ़ी मायने रखते हैं इस पहलू में। अगर आप देखें तो सबसे पहला तो है असफलता। असफलता के व्यक्तिगत मायने या दृष्टिकोण क्या है, असफलता का सामाजिक दृष्टिकोण क्या है, असफलता का परिभाषा आपका अलग हो सकता है, हमारा अलग हो सकता है, बच्चे का अलग हो सकता है। तो एक असफलता बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है परीक्षा और परीक्षा फल दोनों के लिए। दूसरी चीज़ है असही अपेक्षा। क्या अपेक्षित था बच्चे के लिए, माता पिता के लिए, टीचर के लिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तीसरी बात आती है जो कि एक तरह से व्यवहार से रिलेटेड है, संबंधित है, वो होता आवेश। बच्चों में विकास के क्रम में एक स्वाभाविक आवेश होता है, वो कभी कभी तैश में आके, आवेश में आके कई ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो कि शायद करना नहीं चाहिए। और चौथा जो आप बोल रहे हैं अवसाद, जब बच्चा बिल्कुल हताश हो जाता है, अपने आप को पूरी दुनिया से समेट लेता है, तो इन सब का एक जो अंतिम परिणाम होता है वो आकर के ठहरता है अवसाद पे। तो ये अवसाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये एक तरह का अवरोधक है। एक व्यक्तिगत जो विकास है, बच्चे का बौद्धिक विकास है, उसको लेकर के अवरोधक है। बच्चे को फ्यूचर को लेकर के उसके अंदर में जो तमन्नाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसको लेके अवरोध पैदा करता है। तो अवसाद को समझने की बहुत आवश्यकता है। मैं एक हस्तक्षेप करूंगा कि अभी आप छोड़ दीजिए कि आप डॉक्टर हैं, आप जब पढ़ाई करते थे स्कूल में, बिल्कुल, और आपको जो परीक्षा देना पड़ता था, परीक्षा का समय आता था, आपके जो साथी थे उस समय की फीलिंग्स शेयर करिए हमारे साथ। बिल्कुल, मैं जैसे बताऊं, परीक्षा अपने आप में एक प्रकार का तनाव का स्थिति तो होता ही था। बिल्कुल, परफॉर्मेंस एंजाइटी कहिए या जो भी कहे, परीक्षा कोई बहुत ही प्लीजेंट फीलिंग वाला चीज़ तो कभी नहीं रहा है, किसी भी ज़माने में नहीं रहा है अधिकतर छात्रों के लिए। आप कुछ एक अपवाद में छोड़ दें, जो बच्चे काफ़ी मेधावी है उनके लिए परीक्षा हो सकता है एक काफ़ी प्लीजेंट एक्सपीरियंस रहता हो। तो ये क्यों ऐसा है, इसको समझने की बात है। तो इसमें जैसे हम लोग जैसे ये है ना कि हमारी उम्र अगर बढ़ेगी हम बड़े होंगे, तो बड़े होने की जिज्ञासा सब में लगी रहती कि हम बड़े हों या हम बड़े हो गए हैं। बच्चा भी जब 5 साल का 6 साल का हो जाता है, बोलिए आप हमको ऐसा कि हम बड़े हो गए हैं ना, हम बड़े हो गए हैं ना,
उसी ढंग से परीक्षा अगर पास करेंगे तो हायर क्लास में जाएंगे, यानी फिर बड़े हो गए। तो ये बड़े होने का एहसास जो यहाँ है, वहाँ ये एहसास अगर बने कम्युनिकेशन से, संवाद से, शिक्षक अभिभावक और बच्चों के बीच में ऐसा साइकिल चले, ऐसा संवाद हो, तो परीक्षा लगता है कि एंजॉय करने की बात हो जाए। जैसे किसी बच्चे से हम पानी मांगते हैं, या जानते हो छोटा बच्चा वो पानी नहीं ला सकता है, लेकिन हम प्रयोग करते हैं कि पानी लेकर के, आप खुश होकर के पानी लेकर के आता है। तो ये परीक्षा को इंजॉयफुल बनाया जा सके, इसके क्या रास्ते हो सकते हैं? खैर वो तो शिक्षाविद बताएंगे, लेकिन हमको लगता है साइकियाट्रिस्ट के रूप में भी और अपने अनुभव से भी आप दोनों देखिए। जी, परीक्षा अगर एक हम प्रोसेस के तौर पे इसको समझने की कोशिश करते हैं, एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस से गुजरकर हर विद्यार्थी को आगे बढ़ना है। और ये प्रोसेस को अगर विद्यार्थी ये समझे कि ये प्रोसेस क्षणिक ही होता है, ये जैसे अभी सीबीएसई का पुराना पैटर्न था जिसमें कि ये हल्के हल्के एक तरह से कहिए एक स्पीड ब्रेकर होते थे, जिसमें कि बच्चे में थोड़ा सा हल्का झटका मिलता था। अब ये जो 6 माही और साल वाला हो गया तो इसमें बड़े स्पीड ब्रेकर है और आपको थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा झटका लगेगा, लेकिन ये क्षणिक होता है। पहला चीज़ तो इस प्रोसेस को बच्चों को समझना होगा कि एक सामान्य प्रक्रिया है और इससे गुजरकर हर छात्र को जाना है जी। और इस प्रोसेस में आपको आपकी क्षमता के हिसाब से, आपके मेहनत के हिसाब से आपका एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है। तो ये चीज़ बच्चों में कहीं ना कहीं एक चीज़ तो आनी चाहिए, अपेक्षा। जो मैंने कहा, बच्चे पहले से अपेक्षा कर ले कि वो किस स्थिति में है और उनके साथ क्या होने वाला है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो एक रियलिटी चेक जो होता है बच्चों के साथ, उसकी भी कमी होती है बच्चों में। बच्चे माता पिता की अपेक्षाओं को इस तरह से आत्मसात कर लेते हैं, कई बार उनको लगता है कि हमें ऐसा ही करना चाहिए, जो कि रियलिटी से बिल्कुल अलग होता है। ये जा कर के एक वहाँ पर तनाव की स्थिति पैदा करता है। ऐसे कई और कारण हो सकते हैं जो अलग अलग बच्चों में अलग अलग प्रकार से तनाव की स्थिति पैदा करते हुए इस प्रोसेस में। ये हमको लगता है कि इसको ऐसे हम लोग समझने की कोशिश करें और अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करें कि बच्चे से ज़्यादा अभिभावक की महत्वाकांक्षा है कि हम जो नहीं बन पाए वो उसको अपने बच्चे को बना देना है। हम किसी कारण से, अपनी असफलता के कारण से, लेकिन हमारा बच्चा बनेगा। और बनेगा किसके अनुरूप? जिसके जो आसपास में दिख रहा है उसके अनुरूप। उसकी क्षमता क्या है, इसका मूल्यांकन किए बगैर। शायद यह भी कारण बनता है बच्चे पर दबाव होने का। उसकी क्षमता क्या है, उसकी क्षमता का कहीं आकलन नहीं होता है, इसलिए कि कोई साइकेट्रिस्ट नहीं है आपके स्कूल में जो बताए कि इसकी क्षमता क्या हो सकती है। वही कर सकता है, दूसरा तो कोई कर नहीं सकता है। आप तमाम लोगों के साथ उसी रेस में उसको दौड़ाने लगती हैं या दौड़ाने लगते हैं जो स्कूल्स हैं कि चलो उसी के बराबरी करना है। उसको हम यह बताने में सफल नहीं हो पाते हैं कि सब कोई आईएएस नहीं बन सकता, सब कोई आईपीएस नहीं बन सकता। जो नहीं बना वह मुख्यमंत्री है, जो नहीं बना वह प्रधानमंत्री है, जो नहीं बना वह मंत्री है, जो नहीं बना वह विधायक है, जो नहीं बना वो सांसद है। और तमाम पढ़े लिखे लोगों को उनके पास जाना पड़ता है। यह कन्विंस करने की कोशिश करें, इसलिए कि सब कोई नहीं बन सकता है कोई एक चीज़। तो हम डॉक्टर नहीं बने तो हम अपने बेटे पर दबाव डालें, नहीं तुमको तो बायोलॉजी लेनी ही लेनी है, नहीं बन पाए इंजीनियर। तो ये कैसे हो सकता है एक माँ के रूप में और एक प्रधानाध्यापिका के रूप में? दोनों से थोड़ा सा आप बताइए। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यही हो रहा है जी। पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन के कारण जो है बच्चे एकदम, जैसे अभी एडमिशन होता है, क्यों साइंस पढ़ना चाह रहे हो? पापा चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं, सीधे आ जाता है। अब पापा ने ये नहीं सोचा कि उसका क्या है। पापा जाके आप पर दबाव भी देते हैं कि साइंस दे दी। और सबसे मजेदार बात तब होती है जब पापा कहते हैं नहीं मैडम इसको हमको इंजीनियर बनाना है। पापा को बनाना है उसको इंजीनियर, उसको नहीं, मतलब उसको बनना नहीं है, पापा को खड़ा है और उस तरह से कंडीशन करके उसको लाया गया है। तो इससे ये बात निकलती है कि देखिए हम लोग बार बार ये कहते हैं कि बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है, उसकी क्षमता क्या है, कहीं वो विज्ञान पढ़ने के लायक है या उसकी कला में ज़्यादा रुचि है और कला में उसका टैलेंट है। तो सबसे ज़रूरी जो हम लोग कहते हैं पर अमल नहीं हो पाता है वो ये है कि एप्टीट्यूड, बच्चे का आकलन बहुत हद तक हो भी जाता है लेकिन फिर भी उस पर कोई ध्यान नहीं देता है।
इस बच्चे का स्किल क्या है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एकदम परफॉर्म नहीं करते लेकिन नेशनल लेवल तक गेम्स एंड स्पोर्ट्स में गए हैं, बेस्ट करते हैं। बहुत सारे धोनी अपने सामने है ना, धोनी अपने सामने है। तो ये चीज़ बच्चों को अगर हम हाईलाइट करें, बताएं, और गार्जियन का जो काउंसलिंग है बच्चों से भी ज़्यादा जरूरी है कि गार्जियन की काउंसलिंग हो और उनको बताया जाए कि एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट एंड एवरी चाइल्ड हैज डिफरेंट पोटेंशियल। इस चीज़ को मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ लें। एक माता पिता के अगर 4 संतान हैं तो चारों अलग अलग क्षमता के हैं। तो ये चीज़ पेरेंट्स रियलाइज समझ के भी नहीं समझते हैं, तो दबाव ना बनाएं। और मुझे लगता है कि हर बच्चे में कोई ना कोई क्षमता है जिससे वो बहुत एक्सेल कर सकता है। और ये भी मुझे लगता है कि एक्सेल करना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। ही शुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। और अगर इंसान अगर ह्यूमन बीइंग बन गया तो मुझे नहीं लगता है कि फिर उसको कहीं भी डिमोरलाइज होने की ज़रूरत है, कहीं भी कोई दिक्कत है। सबसे बड़ा रोल है पेरेंट्स का और टीचर्स का, जो प्रॉपरली काउंसल करें। और बीच में तो बच्चा है ही, और बच्चे के दिमाग में ये डालें कि यू आर द बेस्ट, जो भी तुम हो तो उसका मोटिवेटेड होगा। अदरवाइज बच्चा डरा रहता है, गार्जियन कहते हैं नहीं तुमको तो बनना ही है इंजीनियर, हम बना के रहेंगे। नहीं, मनोहर लाल जी, अभी हमारे बहुत क्लोज रिलेशन में बहुत अच्छा क्रिकेटर था वो लड़का, बहुत बढ़िया क्रिकेटर था, लेकिन माँ बाप ने कहा कि नहीं तुमको इंजीनियर ही बनना है। 2 साल से एग्जाम दिलवा रहे हैं, आगे भी एग्जाम दिलवाने का है कि अब तक दिलवाते रहेंगे पता नहीं, और लड़का डिप्रेशन में चला गया। सही बोले सर। ये आजकल क्या है ना, एक तो पहले स्टेटस, अभी क्या है आप देखेंगे समाज एक सोशल स्टिग्मा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है जो है, तो एक पेरेंट्स को एक लगा रहता है कि मेरे एक्सपेक्टेशन नहीं आती कि मेरा बच्चा इस स्टेटस पर पहुंच जाए। सर जी, ये डॉक्टर इंजीनियर जाते हैं धोनी से करने के लिए, वो मैं कह रहा हूँ, वो मैं कह रहा हूँ जितने आप बड़े बड़े आप सोचिए एक इलेक्ट्रिशियन है, आपके घर लाइट चली जाएगी, आप इलेक्ट्रिशियन को बिना उसके हो नहीं सकता है। उसकी इंपॉर्टेंस है कि उसमें कितनी बढ़ जाती है। बट अगर हम कहेंगे कोई मेडिकल सिस्टम नहीं चल सकता है, और हम कहेंगे बच्चों का इलेक्ट्रिशियन बनाइए, तो कोई पेरेंट्स नहीं चाहेगा, जबकि वो उसकी इसमें कितनी आवश्यकता है, जबकि वो उससे ज़्यादा अर्न भी कर रहा हो सकता है। एक डॉक्टर चेंज ज़्यादा भी अर्न कर सकता है वो आदमी, बट लेकिन हम जो सोशल स्टिग्मा है, हम नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा प्लम्बर बने चाहे इलेक्ट्रिशियन बने, वो कभी पेरेंट्स चाहेंगे उसको। इवन आप वो बच्चों से पूछेंगे वो टीचर भी कहते नहीं बनाएंगे वो। तो ये एक सोशल स्टेटस की बात हो जाती है। तो जो एक क्या कहते हैं सो कॉल्ड स्टेटस जो पेरेंट्स भागते हैं, इसलिए मैडम ने भी ठीक कहा कि हमें आजकल आवश्यकता है कि पेरेंट्स की हमें काउंसलिंग करना, कि कोई काम छोटा नहीं है, आप उसी तरह से बच्चे को तैयार करना है हमें, कि बच्चे में जो क्षमता है, जो उसमें उसका विकास करना है हमको। उसमें किसी फील्ड में आजकल इतने वोकेशनल फील्ड हो गए, इतनी आजकल माने डाइवर्सिटी हो गई है, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं रह के हर फील्ड में आपको रहना है, हर फील्ड में आप एक्सेल कर सकते हैं आपको, और उसके स्टेटस अपना है। बट आप एक सिंपली हम सो कॉल्ड बना के नहीं हमें IAS करना है, और बच्चे में क्षमता, जैसे मैंने कहा कि एडमिशन के समय में बच्चे हमारे पास आएंगे, पेरेंट्स भी आएंगे, बच्चे मान जाएंगे नहीं बट हम जो भी सर सही कर रहे हैं, बट पेरेंट्स नहीं, एक चांस दे दीजिए, एक चांस दे दीजिए। उस चांस के चक्कर में बच्चा ना वो साइंस पढ़ पाता है, ना अपने आप के एक्सेल पाता है, तो फिर अवसाद में चला जाता है। वो सोचता है कि पेरेंट्स ने मेरे से बहुत उम्मीद की, इतने पेरेंट्स ने खर्च किया हम पर, उसके बाद वो उतना कर नहीं पाया, तो ये अवसाद का मुख्य कारण बन जाता है। और उसकी फिर अपने पीयर प्रेशर भी होता है, दोस्तों का प्रेशर भी होता है, और सोशल में समाज में रहना होता है, दूसरे को देखता है कि उतने में नहीं कर पा रहा है, और वो जो डिप्रेशन जब चला जाता है ना, फिर उसको उबर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये हम पेरेंट्स को बहुत समझाते हैं कि देखिए जो बच्चे में उसकी क्षमता है उसके अनुरूप चलिए, बट यहाँ पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत आवश्यक हो गई आजकल। और ये भी और अब देखिएगा क्या होता है, आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, पहले तो बड़ी बड़ी फैमिली होती थी, अब पूरा फोकस न्यूक्लियर पर अभी आएंगे, जैसे इसको इस पर जी हाँ। यहाँ अगर हम लोग बात करें, दोषारोपण की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन समाज में अभी यही दृष्टिकोण चल रहा है। शायद आप अपने स्कूल में देखेंगे, परीक्षा का पर्पस या एजुकेशन का, शिक्षा का पर्पस ही क्या है? शिक्षा का पर्पस ज्ञान संग्रह करना नहीं रह गया। बड़ी नौकरी जो आपको पैसा भी दे, जो आपको एक स्टेटस भी दे, इज्जत भी दे, तो ये तो रह गया है। हम लोग उदाहरण स्वरूप बहुत सारी चीज़ें देते हैं कि कुछ एक नौकरियों को IAS, इंजीनियर, डॉक्टर। मैं तो कहता हूँ कि हम राम के गुण गाएंगे, राम नहीं बनने देंगे बच्चे को, बिल्कुल बिल्कुल। हम भगत सिंह का लेके ढोल पीटेंगे, भगत सिंह बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन हम भगत सिंह का बच्चा बनने लगे तो उसको पकड़ करके हमने जाके बंद कर देंगे। सर मैं यहाँ पर एक बोलूँ सर, कुछ IIT के प्रोसेस में हमारी बात हो रही थी, करे बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, सिर्फ किस लिए आ रहे हैं? एक अच्छा पैकेज के लिए आ रहे हैं,
वो उसमें क्या सीखना वो नहीं करना, उनको नेचुरल, उनका ब्रेन ही नहीं है उस तरफ विकास हो रहा है उनका। वो सिर्फ आ रहा है कि हमें एक पैकेज चाहिए और उनके उसमें कोई इच्छा नहीं उनको कि क्या सीखें हम लोग, उसको किस तरह से आगे बढ़ाएं, क्या रिसर्च पर, आज रिसर्च पर कम हो रहा है हमारे पास। तो ये जो बाजार में स्टिग्मा बना हुआ है ये हमें पेरेंट्स के काउंसलिंग से ही दूर हो सकता है जी। हाँ सही। हाँ, मेरे को लगता है एक पूरा सामाजिक दृष्टिकोण बदलना आसान नहीं होता है। पूरा समाज आज यही सोच रहा है, पूरा समाज, अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि बच्चे को कोई अच्छी शिक्षा देनी है तो उसका कारण उसका जो प्रतिफल होना चाहिए, उसका अच्छा पैकेज मिलना चाहिए और वही उसको एक अच्छी ज़िंदगी प्रदान कर सकता है, वही शायद उसको एक अच्छा इंसान बना सकता है। तो कहीं ना कहीं ये भ्रम है लोगों में। आप देखेंगे बहुत सारे जो सफल लोग होते हैं वो कई अन्य प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हो कि हम इसके साक्ष्य हम लोग देखते हैं। अलग अलग प्रकार के लोग जिस तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लेके हमारे पास आते हैं, जिस तरह के पारिवारिक परेशानियों को लेकर हमारे पास आते हैं, तो सफलता का मायना जो लोग ये देखकर चलते हैं कि एक शिक्षा लेनी है, शिक्षा लेने के बाद ये करना है और हम सब हासिल कर लेंगे, और ये सपना कहीं ना कहीं आगे जाके टूटता है। तो ये चीज़ अभी समाज नहीं समझ पा रहा है। धीरे धीरे जब लोग समझ पा रहे हैं, धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आएगा। लेकिन जब हम अगर बात करते हैं कि हम अभिभावकों से संवाद करके इसको कुछ ठीक करने का कोशिश करें, तो शायद ये एक बहुत छोटा कदम है। समाज सिर्फ अभिभावकों से नहीं बना है, पॉलिसी मेकर्स गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, जिस तरह की शिक्षा की पद्धति हमारे देश में है, ये सब चीजें बना भी तो ऐसे ही रहे हैं ना। जो सिस्टम इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं, पॉलिसी मेकर जो इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं, वो भी तो ऐसे ही बना रहे हैं। अभी आप देखें हमारे देश में क्यों इतने सारे प्राइवेट कोचिंग संस्थाओं का एक मशरूमिंग हो रहा है, तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है, सिर्फ पैकेज। सब चीज का केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं यही आके टिकता है कि शिक्षा एक व्यवसाय के रूप में आ रहा है, और इस पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो बाद में आप सफल हो करके जो भी बनेंगे वहां से फिर आप वापस लेंगे। तो परेशानी यहाँ पर है, दृष्टिकोण चेंज नहीं हो रहा है, समाज का भी नहीं हो रहा है, और इंडिविजुअल वे में आप देखें तो व्यक्तियों का भी नहीं हो रहा है। तो होगा कैसे? इसमें सर ऐसा है कि अगर जैसे बच्चे पढ़ के निकले और एक समान स्किल सबको मिले, समान जैसे भिन्नताएं खत्म हो जाए, चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है, एक जैसे ग्रेजुएशन कर निकलते हैं, जो भी एक क्वालिफिकेशन बना लिया जाए उसको, और उसके बाद उनको एक ही पैकेज सबको मिले, तब जाके शायद थोड़े लोग सोचते सब एक ही पैकेज मिलेगा, तब वो चॉइस करना, मैं यहाँ नहीं मैं वहाँ जाऊँगा। ये जो डिफरेंसेस जो हैं जो मीडिया का आजकल है, ये तो हो नहीं सकता। ये तो साम्यवाद और समाजवाद की बात है, ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो तब जब स्टेट ओन कर ले, स्टेट ओन कर ले पूरे सोसाइटी को, तब ये हो सकता है। लेकिन जब तक हमारे यहाँ तो स्टेट को ओन करने की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में हम बात करें कि आप दोनों ने एक बड़ी बात कही कि गार्जियंस का जो है ना, उनकी काउंसलिंग जरूरी है, उनके साथ बातचीत करना, उनको यह समझना कि बगैर नर्स के, बगैर पैरामेडिकल के कोई भी हॉस्पिटल चल नहीं सकता है, बगैर प्लम्बर के कोई घर में जो है रह नहीं सकता है, बगैर इलेक्ट्रीशियन के। ये बात समझे कैसे? आइए हम थोड़े गार्जियन से बात करते हैं। 2-3 गार्जियन है हमारे साथ, एक बच्चा भी है, बच्ची भी है, उससे पूछते हैं उनके मन में क्या है सवाल। हमारी बेटी है साथ में, ये कैम्ब्रियन में पढ़ती है, 9th में अबर गई है, जस्ट एग्ज़ाम फिनिश हुआ और रिजल्ट आया है। ये हमारी पत्नी हुई पिंकी कुमारी। तो सर हमारा क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे ये बच्ची मैथ में मार्क्स कम लाई है, काफ़ी मिनिमम लाई है, तो घर में ये पढ़ती थी, घर में जब देखे बुक लेकर के बैठी हुई है। कोई घरेलू काम करने के लिए भी बोला जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही है, किसी भी तरीके का घर में किसी भी ये में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रही है, और अभी रिजल्ट में ये पोजीशन है, और ओवरऑल बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं, एवरेज है। तो मेरे तरफ से कोई ये नहीं है, मीन्स ये नहीं है कि क्यों इतना कम लाई, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ, क्या इसको किया जाए? हमारे एक्सपर्ट घर में तो बता रही थी कि हम पढ़ रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट जवाब दें, उससे पहले हम आपकी बेटी से ही जानना चाहेंगे, बशर्ते कि आप घर जाके डांटिएगा नहीं उसको, नहीं, उसको सुनिए, समझने की कोशिश करिए, डांटने का। बोले तो बेटा क्या है, तुमको क्यों दिक्कत हो रही है, तुम बताओ। समझ नहीं पाता, जोर से बोलो, क्या समझ में नहीं आता है, छोड़
प्रैक्टिस नहीं हो पाता मैथ्स में, तो प्रैक्टिस के वजह से नहीं, जैसे नहीं कर टीचर पाते तुम्हारे हैं। यहाँ पढ़ाते हैं या पढ़ाती हैं तो टीचर तुमको समझाती होंगी, पूरे क्लास को समझाती होंगी, वो तुम समझ पाती हो। स्कूल क्या में तो पढ़ाई हो ही रहा है, Yes, sir। वहाँ क्या दिक्कत होती है? तो वहाँ समझ जाते हैं पर उसको मतलब लिखने में एक नहीं लिख याद पाते नहीं हैं, रहता है। भूल जाते हैं। वहाँ से समझ में आता है जो शिक्षक पढ़ाते हैं? समझ में आ जाता है पर उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, या फिर कॉपी पे शिक्षक लिखना। एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि मतलब क्या ये प्रॉब्लम? मतलब हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते उसको आंसर शीट में अच्छे से, तो क्यों? उसको किस प्रॉब्लम हो लिए? जाती मतलब है। प्रैक्टिस नहीं करती इसलिए? किसी में कमी किसमें हुई तब? तो एक सेकंड मैं थोड़ा सा पूछूं, तुम मैंने वो मैथ को क्या करती हो, पढ़ती हो या मैथ को प्रैक्टिस करती हो, क्या करती हो ये बताओ तो, कुछ समझ में आया हमको। सर उसमें मैथ का बुक लेके पढ़ती हो या मैथ बनाती हो, ज़्यादा से ज़्यादा हिसाब बनाती हो, क्या करती हो? सर जब बनने लगता है तो बहुत सारा क्वेश्चंस बन जाता है, बट कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। तो जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ टीचर से फिर लौट के पूछती हो कि यहाँ प्रॉब्लम हमको हो रहा था, हमको समझ में नहीं आया, कि टीचर से बात करने में डर लगता है कि पूछेंगे तो मैडम गुस्सा आ जाएंगी या सर गुस्सा आ जाएंगे, क्या होता है? या पापा कहेंगे तो पापा गुस्सा आ जाएंगे, तुम पढ़ती नहीं हो, सिर्फ तरह तरह की बात करती रहती हो, क्या लगता है? नहीं पूछ पाता। क्यों नहीं पूछ पाती? यही जानना है ना, बताओगे तब ना दूसरे लोग भी जानेंगे, फिर तय कर। पापा के भय से नहीं कर पाती हो या टीचर के भय से नहीं कर पाती हो? कि पापा डांटने लगेंगे तुमको कुछ समझ में ही नहीं आता है, इतना पढ़ाते लिखाते हैं तब भी समझ में नहीं आता, या टीचर डांटने लगेंगी, क्लास में बताया गया तुम क्यों नहीं बताई, उस समय क्या कर रही थी तुम, क्या लगता है? दोनों से ऐसा लगता है, भय लगता है ना? डॉक्टर संजय मुंडा। मेरे को जैसा कि लगता है सर, क्लास में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना, मीन्स एंजॉय करके पढ़ाई को नहीं करना, डर करके वो किसी एक तरीके सवाल है, आप जैसा पिंकी जी से भी पूछते हैं, उसकी माँ से पूछते हैं, थोड़ा माइक बढ़ाइए। आप बताइए, आपको क्या लगता है, बेटी जब घर में रहती है तो आप लोगों के बीच में कितनी बातचीत होती है, कितने खेलने में आप सहयोग करती हैं, उनके साथ कितना बातचीत करती हैं? बात तो होती है, बाकी अब जाके तो नहीं, थोड़ा कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्या कारण क्या हुआ? अब इसीलिए बोलते हैं तो पढ़ाई के चक्कर में मोबाइल ये सब ले रहते हैं तो बोलते हैं, तो इसीलिए गुस्सा जाती है? गुस्सा जाते हैं। हाँ, तो आप भी गुस्सा जाती हैं? हैं? आप हाँ, जब वो हमें गुस्सा पर आती है तो स्वाभाविक रूप से आप भी हाँ, गुस्सा हमें पर गुस्सा आ जाती है। हाँ हाँ। तो यही है। और स्कूल में बोलती है कि टीचर ऐसा है, तो टीचरें ने बताते हैं, तो बोलेंगे तो डांटे लगेगी, तुम लोग भी नहीं कुछ बोलेंगे तो टीचर हम ही लोग के सुनाने लगेंगे। यही सब अंदर से रहता है इसको भय। ठीक है, मैं जो कह रहा था वहीं उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ कि कम्युनिकेशन जो है ना, और कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से भय कि हम टीचर से नहीं पूछ सकते हैं, कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से माँ को बताएंगे तो माँ डांटेगी, पिता को बताएंगे तो पिता डांटेंगे। माने ये कम्युनिकेशन कि पिता बच्ची को नहीं समझ रहे हैं, बच्ची पिता को नहीं समझ रही है, माने कोई एक दूसरे के बीच में कहीं कोई गैप हो रहा दोनों है। चीज इसको है कि से कहती है कि आप तुम लोग बोलेगी तो हम लोग के सुनाएंगे, तो अच्छा नहीं लगता है, बाद में तुम लोग तो चलेगी, बाकी हमको मैंने सुनाने लगती है। अब तो नहीं, इन लोगों से ऐसे- पूछ लेते, ऐसे- फिर हमारे मन में भी कुछ जवाब है जी। ऐसी बात नहीं होती नहीं है। सर, हमको ऐसा मानना है कि ये एक्सक्यूज हुआ बच्चे हाँ, का। नहीं, ये नहीं, इसलिए मैं इतना कह मैं रहा हूँ। समझता हूँ, ऐसा नहीं है कि टीचर कोई भी वहाँ नहीं, अपवाद हो सकता है, चलिए मान लिया जाए, उसी का कुछ जवाब हम शिक्षक ढूंढ रहे हैं। कुछ शिक्षक अपवाद होते हैं। थोड़ा बहुत ये रहता है कि कुछ यहाँ communication- फ्रेंडों सब कहती कि हमको नहीं, जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, हाँ, बात करते वो हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए क्या होता है ना, कोई भी शिक्षक ऐसा है, अगर बच्चा कुछ पूछने जाएगा तो शिक्षक बताएगा ही बताएगा। कुछ अपवाद हो सकते हैं, उनके पास समय नहीं, अलग बात है, बट अगर आप जाएंगे बच्चों शिक्षक के पास जाएंगे तो शिक्षक का पहला ही काम है कि बच्चों की जितनी भी है वो डाउट्स है वो दूर करना। शिक्षक उसी के लिए है ही है स्कूल में। वैसे और पढ़ने इसमें में और ठीक हाँ, है, और पढ़ने इसमें में इसमें ऐसा आप नहीं आप है। लोगों का भी थोड़ा फर्ज बनता है कि आप ही बच्चे को देखें कि बच्चा अगर मान लिया आप शिक्षक से आप रेगुलर मिले, आप स्कूल में जाके शिक्षक से मिल सकते हैं कि इसकी क्या परेशानी है। आपने इसका रिजल्ट देखा, मार्क्स अच्छे नहीं है, आप शिक्षक से पूछिए क्या दिक्कत है, इनकी कॉपियाँ देखी, और जब ये पता कीजिए कि शिक्षक से कितनी ये आपस में शिक्षक इंटरेक्शन इसका है। जब तक अगर मान लिया आप डॉक्टर पास जाएंगे और आप बताएंगे आपको क्या बीमारी, डॉक्टर उसी की दवाई देगा बिल्कुल, आपको, बिल्कुल, है कि नहीं। आपको सर दर्द आप बोलेंगे पेट दर्द, डॉक्टर उसी दवाई देगा आपको। तो जब बच्चा अपनी दिक्कतें नहीं बताएगा तो टीचर हमको कैसे मालूम चलेगा क्या प्रॉब्लम उसको है। जब तक ये हमको नहीं बताएगी कि मुझे ये प्रॉब्लम है यहाँ पर, तब ना मैं बता पाऊंगा। और ये बताना इसका काम है, कहाँ पर इसको दिक्कत हो रही है। घर में प्रैक्टिस करती है, जहाँ दिक्कत हुई इसको नोट कर ले और नेक्स्ट डे जाके शिक्षक से पूछे, सर हमको यहाँ समझ में नहीं आया। आजकल तो ऐसी सुविधाएं हो गई है, शिक्षक भी हैं, अपने दोस्त भी हैं, दोस्तों से भी इंटरेक्शन हो सकता है कि देखो मुझे समझ में नहीं आया क्या तुम प्रॉब्लम है, आपस में डिस्कस करके इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। बट
ये कहना कि आप मैंने, इसलिए मैं आप पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी कहता हूँ कि वो भी चाहे शिक्षक से जाके मिले, और अगर बच्चे में शिक्षक कोई भय है उसको आप भी चाहते दूर करा सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। शिक्षक सबसे पहले मैं जो आपकी पहली बात मैंने सुना कि बहुत देर तक बैठ के पढ़ती है, तो पता नहीं क्या पढ़ती है, तो सबसे पहले आपको पता करना है कि ये क्या पढ़ती है। और होता क्या है, जैसे मैथ्स तो खैर सर एक्सपर्ट हैं, पर मैं बताना चाहूँगी अपना एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन कि मैथ्स है कि मैथ्स अगर आप बना रहे हैं, मैथ्स पढ़ने से ज़्यादा कि मैथ्स प्रैक्टिस की चीज़ है, और प्रैक्टिस कर रहे हैं, बना रहे हैं, और कहीं पर आप रुक गए, उसके बाद आप रुक गए, तो उसी में आपको लोकेट करना है कि कहाँ पे बैरियर है। टोटली कंसेप्चुअली नहीं समझ में आ रहा है, या कोई पार्ट के चलते गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, उसमें क्या होता है, बच्चे हैं, जब तक आप बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं, तो ये वहीं लेके बैठे रहेंगे, क्या होगा, समय निकल गया, और समय निकल गया, बच्चे ने दूसरी चीज़ भी नहीं पढ़ा, मैथ्स में भी नहीं पढ़ा। मैथ्स ऐसा एक सब्जेक्ट है जो नहीं कर पाता, इतना बड़ा फोबिया हो जाता है बच्चों में कि बच्चे दिन भर मैथ्स बनाते हैं, फिर भी मैथ्स में फेल होते हैं, उसके चलते दूसरे सब्जेक्ट भी खराब हो जाते हैं। हाँ डॉक्टर संजय मुंडा। हाँ, मैं कुछ चीज़ों को सुन रहा था। अब हम लोग जैसे बात कर रहे थे, इनको किसी चीज़ों का भय है, माता पिता से भय है, स्कूल से भय है, लेकिन बच्ची का एक अपना उसका क्या व्यक्तित्व है वो भी समझने की ज़रूरत है। शायद बच्ची थोड़ी संकोच करने वाली ज़्यादा हो, शायद अपनी भावनाओं को जो व्यक्त नहीं कर पाती हो, उन सब चीज़ों का भी बहुत महत्व होता है। संकोच कई चीज़ों को लेके होता है। समाज बना भी रहे हैं, अरे क्या बोल रहे हैं फालतू, तुम बैठो। कुछ बच्चे डर से पूछते भी नहीं है कि और लोग क्या कहेंगे। कुछ लोगों को संकोच होता है कि अरे हम ये भी नहीं जानते, सबको पता चल जाएगा, तो ये भी है। चीज़ों को अपने तक रखने की बात है। संकोच को कैसे हटाना है, भरी सभा में, भरे क्लास में खड़े होकर सवाल पूछना सबके लिए एक जैसा नहीं होता अनुभव, कुछ बच्चों के लिए बहुत ही कठिन होता है, तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है, एकाग्रता की बात है, अटेंशन और कंसंट्रेशन, ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है पढ़ाई के संदर्भ में। जिन चीज़ों में हमें रुचि होती है उन चीज़ों में हमारी एकाग्रता बहुत आसानी से कायम हो जाती है, हम बहुत आसानी से उस पर कंसंट्रेट कर पाते हैं। जिनमें हमारी रुचि नहीं है उनमें एकाग्रता नहीं होता, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, लंबे समय तक एकाग्र नहीं हो पाते हैं। तो इस जगह को क्या चीज़ रिप्लेस करता है? इस जगह को रिप्लेस करता है आपके दिमाग में उजूल फजूल बातें आने लगेंगी। आप किताब खोल करके तो बैठे हैं लेकिन दिमाग कुछ और कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका एक समुचित आंकलन करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये हम आपसी परिवेश में नहीं कि माता पिता और बच्चे के बीच में क्या हो रहा है या टीचर और बच्चे के बीच में क्या हो रहा है, बच्चे के अंदर क्या हो रहा है वो भी समझने का ज़रूरत है मेरे हिसाब से। एक तो मुझे लगता है कि दो कहावत है, एक तो शरीर बोलता है, यानी कि अगर हम फील करने की कोशिश करें तो हमको पता चलता है कि सर दर्द है, हमको पता चलता है कि बुखार है, हमको पता चलता है कि हमको क्या हो रहा है, वही जाके डॉक्टर को व्यक्त करते हैं। तो यह फील करना कि हमारा बच्चा क्या फील कर रहा है, किताब लेके बैठा हुआ है तो हम मान लीजिए कि पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। हमको बीच बीच में मॉनिटर करना पड़ेगा कि वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ा, क्या पढ़ रहा है, पढ़ रहा है तो कहीं प्रैक्टिस कर रहा है क्या, कल वाला पाठ तो उठा करके आज भी नहीं पढ़ रहा है। दूसरा ये है कहावत कि रात भर अंडा पकाया फिर भी कच्चा रह गया। तो अंडा पकाने के बाद कच्चा नहीं रह सकता है, या तो ताप की कमी थी, या आपके बर्तन में पानी नहीं था, या आपका बर्तन एप्रोप्रिएट नहीं था। माने हमारे तरफ से जो गड़बड़ी है जिसकी वजह से अंडा कच्चा रह गया, वो पकता अगर हम उसमें ये इनपुट डालते, ये मदद करते, तो गार्जियंस भी ये अगर करें तो मुझे लगता है कि यहाँ से बात बननी शुरू हो जाएगी। दूसरे की उसकी रुचि किन चीज़ों में है, उस रुचि के मुताबिक आप उसमें कितना इंटरेस्ट, आपकी रुचि कितनी बनती है, आप कितना उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। यह भी एक सब्जेक्ट हमको लगता है कि बच्चे को जिस खेल में रुचि है, आपकी रुचि हो सकता है कि नहीं हो। वो लड़की है, वो खेलना चाहे क्रिकेट खेलना, क्या लड़की हो के क्रिकेट खेलने जा रही हो, यह हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा होता है। तो ये सारे कई कॉजेज होते हैं, तो हम अगर उनके साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि बात बनने की ओर चल पड़ेगी और बहुत सारे रास्ते निकल पाएंगे और तब उसका संकोच टूटेगा कि पिताजी से हमने कहा क्रिकेट खेलने के लिए, पिताजी ने हमको डांटा नहीं और हम क्रिकेट लेके निकल गए
और अब तो दुनिया में लड़कियां बराबर कर रही हैं, किसी फील्ड में कम नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आपकी लड़की आपने ऐसा किया होगा, ऐसा कहते होंगे, हम एक संभावित बात कह रहे हैं। अब नीता जी, एक चीज़ जो हम जानना चाहते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि जो हम लोग निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या डॉक्टर संजय मुंडा कह रहे हैं, गार्जियन का काउंसलिंग करना जो लगभग मुश्किल है आज की दुनिया में, असंभव नहीं है लेकिन लगभग मुश्किल है, लेकिन गार्जियंस तो ये काम कर सकते हैं कि उनको लगता है कि उनका बच्चा ऐसा कर रहा है तो वो तो काउंसलिंग में जा सकते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास वो बात कर सकते हैं, ऐसा लगता है, नहीं लगता है? या टीचर को ऐसा लगे तो वो गार्जियंस को समझाएं कि एक बार बात करके देखिए, समझने की कोशिश करिए, प्राइवेट में ही चले जाइए, कहाँ क्यों बच्चे का वो नहीं लग रहा है, क्यों कंसंट्रेट नहीं हो रहा है, ये एक रास्ता हो सकता है क्या? आई डोंट नो वो गार्जियन आप पर कितना गुस्सा करेगा नहीं करेगा ये मैं नहीं जानता, वो आपको ही जानना पड़ेगा, हमको नहीं जानना पड़ेगा। सर ये रास्ता तो बहुत अच्छा है लेकिन एक्सेप्टेबल अभी भी गार्जियन के लिए नहीं है, और शायद ये प्रतिक्रिया भी हो सकती है जैसा हम लोग सोच रहे हैं। नहीं सर, ये होना चाहिए स्कूल की तरफ से या टीचर की तरफ से। अगर ऐसा दिखता है टीचर या स्कूल को तो मतलब मेरा मानना है कि ऐसा सजेशन दिया जाना चाहिए। अब बुरा लग रहा है या अच्छा लगे ये, लेकिन सजेशन होना चाहिए कि जैसे हम लोग बार बार यही कह रहे हैं और ये सही भी है कि गार्जियन की काउंसलिंग होनी चाहिए। तो गार्जियन की काउंसलिंग, देखिए कुछ चीज़ें हैं जो एक एक्सपर्ट हैंड ही कर सकते हैं, दुनियादारी सभी को पता है, ये बातें सभी को पता है, लेकिन जब एक्सपर्ट बोलते हैं तो वो माइंड में एकदम वो पूरी तरह से मतलब ये हो जाता है, बैठ जाता है। तो ये चीज़ है। और ग्रेजुअली जैसे कि पिता बोलते हैं कि आइसक्रीम मत खाओ तो बच्चा नहीं मानता, डॉक्टर बोलता है तुरंत मान जाता है। इसलिए इसका सबसे मतलब अच्छा काउंसलर, जिसको काउंसलर ही बोलते हैं, वही होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वक्त लगेगा लोगों को समझने में। समझाने का एक ख्याल आया तो शुरू भी करना चाहिए कि अगर आपने कह दिया कि भाई आप इसको देखिए काउंसलर के पास जाइए, गार्जियन सोचेगा क्या मेरा बच्चा मेंटली डिरेंज्ड है, क्यों ऐसा कहा? तो दो ही चीज़ होगा, या तो प्रतिक्रिया होगा या गार्जियन टेंशन में आ जाएंगे। तो इसको कैसे कन्वे करना है टीचर के दिमाग में हम लोग को कि भाई आप ऐसा भी सलाह दीजिए, और गार्जियन इसको एक्सेप्ट कैसे करे, इसके लिए भी एक सेशन गार्जियन के साथ होनी चाहिए कि इन केस आपका बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक नहीं कर रहा है, तो आप काउंसलिंग की मदद ले सकते हैं। मनोहर लाल जी, एक रास्ता निकल सकता है क्या? एक रास्ता निकल सकता है, कोई स्कूल इस तरह का एक्सपेरिमेंट करे कि अपने यहाँ ही एक काउंसलर साइकेट्रिस्ट की सेवा ले, है ना, और जब इस तरह का बच्चे का गार्जियन भी इन्वॉल्व करना जरूरी नहीं है, उसके से उसका इंट्रैक्शन हो, और उसमें अगर पता चलता है तो गार्जियन को बताए, और तीनों मिलकर शेयर करें, और शेयर करके चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके। ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है क्या? ये एक्सपेरिमेंट हमने अपने स्कूल में किया हुआ है जी। हमने अपने स्कूल में काउंसलर अपॉइंट किया हुआ है, जो नॉट रेगुलर बेसिस बट हाँ वीक में 3-4 दिन आते हैं। हम पेरेंट्स को जिनके बच्चे एबनॉर्मल बिहेवियर करते हैं क्लास में, कुछ शैतानी करते हैं, चाहे बच्चे की पढ़ने में कमज़ोर है, कंसंट्रेशन नहीं है, उनके पास भेजते हैं। कुछ पेरेंट्स तो अभी मानने लग गए हैं कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, वो जाने लग गए हैं। कुछ उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं और कुछ उसको बहुत अदर वे में लेते हैं कि मैं वहाँ क्यों जाऊँ, और मैं जाऊँगा तो पता चल जाएगा बच्चा मेरे में कुछ कमी है बच्चे में, वो छिपाना चाहते हैं। तो हम उनको हमने इसलिए स्पेशल एक रूम बना रखा है कि आप 1-to-1 जो इंटरेक्शन कीजिए, कोई आपके साथ में नहीं जाएगा, तब पेरेंट्स जाते हैं। तो ऐसी सुविधा हमें बनानी पड़ेगी। तब इसमें पेरेंट्स को थोड़ा अवेयर करना पड़ेगा कि ये अगर मान ली अब नॉर्मलिटी है बच्चे में तो वो दूर की जा सकती है, उसे डरने की बात नहीं है, उसे भागने की बात नहीं है। तो ये जैसे मैडम ने कहा कि हमें पेरेंट्स की भी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि इसे हम लोग इसको ऐसे छोड़ दें, ये और मर्ज बढ़ता जाएगा। अगर मर्ज पकड़ में आ गया कि ये हमारी है, बच्चे में कमी है, और उसको सही तरीके से काउंसलिंग पर जो एक्सपर्ट पर भेजा जाए तो उसका इलाज भी संभव है, हो सकता है बच्चा अच्छा बन के निकले। जैसे कि ये सरकार की तरफ से आई कैंप लगता है स्कूलों में आंख जांच के लिए, स्टेट के जो स्कूल हैं उसमें ये क्या नाम है न्यूट्रिशन टेस्ट के लिए लगता है। तो इसी ढंग से साइकेट्रिस्ट को बुला करके वहाँ पर उनके साथ जोड़ा जाए और जोड़ करके देखा जाए, और वो लड़के चिन्हित हों टीचर द्वारा, स्कूल द्वारा, गार्जियंस को बुलाया जाए, और 1-to-1 ही सही अलग से, क्योंकि ये एक स्टिग्मा बना हुआ है उसको हटा क्या डॉक्टर संजय? बिल्कुल सरकार के तरफ से सरकारी पॉलिसी अगर देखें तो स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलता है। CIP 2 स्कूलों में रेगुलर बेसिस पे इस प्रोग्राम के तहत अपनी सेवा देता है, जैसे हज़ारीबाग का सेंट जेवियर स्कूल हुआ और वेस्ट बोकारो का एक स्कूल है।
तो यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट जो है वो रेगुलर बेसिस पे स्कूल में जाते हैं। टीचर्स का योगदान ये रहता है कि वो स्कूल में वैसे बच्चे को शॉर्टलिस्ट करके रखते हैं जिनमें कुछ समस्याएं हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई से संबंधित समस्याएं हैं, चाहे वो स्कूल में डिसिप्लिन को मानने को लेकर समस्याएं हैं, चाहे कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा संकोची है, हिल मिल नहीं पाता है और दूसरे बच्चों से, तो कुछ भी इस तरह की समस्याएं हों तो इन समस्याओं का समाधान बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। इसमें आंकलन की एक विशेष पद्धति होती है, बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट बच्चे में करने पड़ते हैं, उसके बाद जा कर के एक प्रॉब्लम क्या है, उसके जड़ में क्या है वो पता चलता है। उसके बाद उससे बड़ा प्रोसेस जो होता है वो उसके समाधान का होता है। ये बच्चे से रिलेटेड हो गया। पेरेंटल काउंसलिंग ये तो मेरे ख्याल से हर स्कूल का एक इंटीग्रल पार्ट होता ही है। सीबीएसई में इसका प्रावधान है कि हर स्कूल एक काउंसलर की व्यवस्था रखे, जिन बच्चों में इस तरह की समस्याएं हैं उनको स्पेशल फोकस दे करके जो काउंसलिंग है वो मुहैया कराए। ये तो है हर स्कूल के प्रावधान में रहता है। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है, जैसे अभी किसी का रिज़ल्ट ख़राब हुआ, कितनी तत्परता से स्कूल वैसे बच्चों को एक चिन्हित करके, वैसे बच्चों को फोकस करके उनमें थोड़ा सा विशेष और बच्चों की तुलना में थोड़ा और विशेष ध्यान दे करके उनको किसी तरह से ऊपर उठाने की कोशिश करता है, उसके अंदर एक आत्मविश्वास लाने की कोशिश करता है। ये एक स्कूल का पक्ष होगा। गार्जियन का पक्ष होता है, गार्जियन कैसे बच्चों के अंदर में उनका आत्मविश्वास बनाए रखे, क्योंकि जब बच्चा असफल होता है तो उसको सब और से तिरस्कार मिलता है, उसको ऐसा कुछ नहीं मिलता है समाज से, टीचर से या स्कूल से कि उसका आत्मविश्वास कायम रहे। बढ़ने की तो बात ही नहीं होती, कायम रहे, वो धरातल में जाता है। और जहाँ आत्मविश्वास नहीं होगा वहाँ पर आगे और वो कहीं बेहतर कर पाए इसकी संभावना बिल्कुल नहीं रहती है। तो होता है एक बार बच्चा अगर किसी कारण से परीक्षा फल अच्छा नहीं ला पाया तो हमारी व्यवस्था ऐसी नहीं हो पाती है कि वो बच्चा फिर से खड़ा होकर के अपने आप को स्थापित कर सके। तो मेरे ख्याल से इस बिंदु पे विचार विमर्श सबको करना चाहिए और कोई तरीका निकालना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लगता है कि नीता जी मुस्कुरा रही हैं, आप भी मुस्कुरा रहे हैं। आमतौर पर टीचर के बारे में धारणा है, वो धारणा यही गुस्सैल होगा और जाके पूछेंगे, हाथ निकलवाएगा, दो छड़ी जमाएगा, डांट के भगा देगा। तो ये आज से 15 साल 20 साल 25 साल पहले होता था कि छड़ी से पिटाई होती थी, वो तो अभी कुछ भी नहीं होता है सर। तो और लोग बच्चे उतना झेल भी नहीं पाएंगे। मैं दूसरी बात कर रहा। तो टीचर इतना गुस्सैल है, हेडमिस्ट्रेस इतना गुस्सैल, हेडमास्टर इतना गुस्सैल है कि वो उस गुस्से में, भय के मारे, एक भय क्रिएटेड भय है कि उस भय के चलते जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। वैसी स्थिति में आप ये बताइए कि टीचर की तरफ से, गार्जियन की बात आई, स्टूडेंट की बात आई, टीचर की तरफ से क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा इन्वायरमेंट हो जिस इन्वायरमेंट में बच्चा उसके साथ इंटरेक्ट कर सके और लगे कि संकोच नहीं होगा। अगर मैडम से हम पूछते हैं, आपको पिछला ख्याल होगा, पिछला एपिसोड जो था उसमें ख्याल होगा, उसमें जब सवाल जवाब भी ख्याल होगा, वो अभी तक हमको याद है और जीवन में ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो वो आप बताइए कैसे हो सकता है इंट्रैक्शन? सर इसी को हम लोग कहते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट, जिसके लिए अभी हाल फिलहाल में सर्कुलर्स भी आए हैं और टीचर्स को ट्रेन भी किया जा रहा है। वो एक दूसरी बात है। टीचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चे के लाइफ में, और टीचर चाहे तो जो पेरेंट्स नहीं कर सकते हैं वो टीचर कर दे। तो क्लासरूम का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर देखिए, हर बच्चा एक जैसा नहीं है, कोई बहुत अच्छा है पढ़ने में, कोई बहुत अच्छे बैकग्राउंड का, तो मिक्स है बच्चों का। तो टीचर को क्लास का एम्बियंस ऐसा बनाना चाहिए, जैसे जनरली माना गया, आपने अभी सर कहा कि टीचर स्ट्रिक्ट हैं, ये हैं, तो टीचर स्ट्रिक्ट रहें अपनी जगह पर। टीचर का एक रोल मॉडल एक अफेक्शन के रूप में होना चाहिए, कि अफेक्शनेट टीचर है, तो बच्चे को लगे कि हमारी शिक्षिका जो है या हमारी हेडमिस्ट्रेस जो है वो अप्रोचेबल हैं, मैं इनसे बात कर सकता हूँ, ना कि अरे बाप रे बात नहीं कर सकते। तो पहले बच्चे को ये टीचर का ये वार्मथ होना चाहिए क्लास में, ये एम्बियंस क्रिएट होना, जिसको हम लोग कहते हैं वार्म अप एक्टिविटी, कि बच्चे को लगे कि नहीं, मैं टीचर के साथ इंटरेक्शन कर सकता हूँ। और टीचर को इसके लिए मोटिवेट करना होगा बच्चे को कि हाँ तुम लोग पूछो, समझ में, जो हम लोग बोलते हैं कि पढ़ाई के टीचिंग के दौरान जब टीचर इंटरसेप्ट करते हैं कि आपने समझा,
कोई सवाल है नहीं है, तो बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो बच्चा जागरूक होगा कि मैम कभी भी सवाल पूछ सकती हैं, तो मुझे अटेंटिव रहना है। दूसरा होगा कि बच्चे के वो जो हिचक है वो दूर होगी। तो ये आपने अभी ऐसा सीबीएसई ने शुरू भी किया है, शिक्षकों के लिए भी अलग अलग वर्कशॉप होते हैं कि आपको कैसे बच्चों से बिहेव कर रहा है। ये भी बिहेवियरल भी बात अच्छी बात होती है। इसलिए अपने शिक्षकों प्रशिक्षित शिक्षक रखे जाते हैं कि कैसे आपको बच्चों से इंटरेक्शन करना है और कैसे अपनी सीमा के अंदर में रह के। ये बहुत आवश्यक है कि जिसने कहा कि 1-to-1 डायलॉग, और बच्चों में एक भय जो कहते हैं शिक्षक, वो एक दूर होना चाहिए। जैसे कहते हैं मैथमेटिक्स टीचर का अलग फोबिया होता है कि मैथ्स टीचर बहुत खड़ूस होते हैं, वो बोलते हैं ऐसे करके, नहीं, वो भी कहते हैं लोग, बट ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं हो तो आप दिखा रहे हैं वो चीज़ नहीं है। बट इसलिए कहेंगे, बट ये चीज़ हम लोग जितना अच्छा माहौल रखेंगे, आपस में खुशनुमा माहौल रखेंगे और बच्चों में एक इंटरेक्शन रखेंगे अच्छी तरह से, वो एक अच्छा आगे बच्चों के समझने में हम लोग आसानी होगी, शिक्षक को भी आसानी होगी, और बच्चे अपनी झिझक बिना बेझिझक बच्चे शिक्षक से कुछ पूछ सकते हैं। डॉक्टर संजय मुंडा, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ये मैं क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत एक प्रभावी तरीका है। यहाँ पर एक और चीज़ है कि शिक्षक भी एक इंसान होता है, और इंसान होने के नाते उसकी भी पसंद नापसंद होती है। तो यहाँ पर कई बार होते हैं जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, शिक्षक उनको पसंद करते हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान भी देते हैं, और कई बार जो बच्चे अच्छे नहीं कर रहे हैं वो शिक्षक से उनकी दूरी बढ़ती जाती है। तो ये भी एक समस्या तो होती है। हर जगह है। आप कैसे आप लाइक डिसलाइक पैदा कर सकते हैं हर किसी व्यक्ति विशेष पर। तो शिक्षक को इससे ऊपर उठना होता है। प्रोबेबली सभी लोग इसकी और कोशिश भी करते होंगे। तो ये एक बात है। अगर कुल मिला के हम लोग आज इस संवाद की बात करें तो कहीं ना कहीं, जैसा सर ने बीच में कहा था, छात्र केंद्र बिंदु में होता है, और समाज के जितने भी बाकी कंपोनेंट्स है वो उसके इर्द गिर्द है, और सभी बच्चे को प्रभावित करता है, और बच्चा भी उन सारे कंपोनेंट को प्रभावित कर रहा है। अब यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि ये जो एक दूसरे को प्रभावित करने का जो तरीका है, ये किस हद तक बच्चे का एक बौद्धिक और व्यक्तित्व विकास को आगे ले जाता है। और ये यहाँ विकास में, अगर हम विकास के सामाजिक दृष्टिकोण को अगर हटा पाए कि विकास सिर्फ डिग्री लेना और नौकरी पाना नहीं है। परीक्षा, एग्जामिनेशन, मूल्यांकन, परीक्षा फल, रिजल्ट और उससे भय। दुनिया में जितने बड़े लोग हुए हैं, उन बड़े लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों के परीक्षा में कम अंक आए, फिर भी उनमें जो दूसरी क्षमता थी, जो दूसरे पोटेंशियल्स थे, उसका उन्होंने भरपूर संवर्धित किया, उसका उपयोग किया और दुनिया में बड़े आदमी बने। ढेर सारा मार्क्स ला करके, ढेर सारा पढ़ लिख करके, ढेर सारा वो करके ही आदमी बहुत आगे नहीं बढ़ता है, बहुत ऊंचाई पर नहीं जाता है। अपने अंदर जो मानवीय गुण हैं, उन गुणों को विकसित करके भी बहुत आगे जा सकता है, अपनी क्षमता को बढ़ा सकता है। बहुत सारी चीज़ें, जैसा कि मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रिशियन के बगैर घर में बिजली नहीं चल सकती है, अंधेरा हो सकता है। नर्सिंग स्टाफ के बगैर, पैरामेडिकल के बगैर हॉस्पिटल नहीं चल सकते हैं। वैसे में रिजल्ट आने पर आप डिप्रेशन में नहीं जाएं, आप अपने आप में कारण ढूंढें, और कारण जब पता चल जाए, माँ बाप से शेयर करें, टीचर से शेयर करें, मुझे लगता है कि रास्ता निकल जाएगा। बीच बहस में आज इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जोहार।